हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, हम आपके लिए लेके आए हैं 3 स्टॉक्स जो आपको इस दिवाली पिक करने चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। तीनों के तीनों स्टॉक बहुत ही यूनिक बिजनेस मॉडल पे डिपेंड करते हैं। आपको ये देखने में मज़ा आएगा। इस वीडियो में हमने डिटेल एनालिसिस की है, फंडामेंटल से लेके मैनेजमेंट से लेके चार्ट्स तक। तो ज़रूर इस वीडियो को देखना। और हाँ, ये वीडियो 3 पार्ट्स में रहने वाली है। तीनों स्टॉक्स हम अलग अलग वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये आपके लिए वीडियो 1 आ गई है, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 भी आएगा। तो ज़रूर चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कर लें, सेव कर लें चैनल को। तो चलिए चलते हैं हमारे स्टॉक नंबर 1 फॉर दिस दिवाली। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कंपनी जो मुझे पसंद आई है, जिसका बिजनेस मॉडल मुझे पसंद आया है, उसका नाम है EFC लिमिटेड। EFC लिमिटेड दरअसल वर्क करती है लीजिंग स्पेस में, लीजिंग ऑफ कमर्शियल स्पेसेस फॉर ऑफिसेज, फॉर कॉरपोरेट्स, फॉर स्टार्टअप्स। जैसे कि आप जानते हैं, स्टार्टअप कल्चर का ज़माना है, तो सबको ऑफिसेज की ज़रूरत है और कोई भी बड़े बड़े एसेट्स को परचेज करना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये कंपनी क्या करती है, जो स्टार्टअप्स है, फ्रीलांसिंग करते हैं या छोटे SME कंपनीज है, उनको उनके हिसाब से कैबिन्स और डेस्क का फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, एस्टैब्लिशर्स फर्म्स होती है, कंसल्टेंट्स होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं इन सबका ही ज़माना है। आने वाले टाइम में यही सब डोमिनेट करने वाले हैं, स्टार्टअप्स और SME और कंसल्टेंसी वाला बिजनेस। तो इन सबको अपने ऑफिस स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, जो ये खुद से परचेज नहीं कर सकते। तो ये कंपनी क्या करती है, इनको लीज पे जनरली 2 साल, 3 साल, 5 साल तक के लीज पे ऑफिस स्पेसेस प्रोवाइड करती है और उनसे रेंटल कलेक्ट करती है। इस कंपनी का और एक बिजनेस मॉडल है, ये कंपनी एंटरप्राइज ऑफिस, तो जैसा कि आप जानते हैं तरह तरह के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होती है, KPO, BPO, डेटा सेंटर्स, डेटा का ज़माना है, IT का ज़माना है, BFSI का ज़माना है। तो इन सब को क्लाइंट डेस्क के लिए, क्लाइंट बिजनेस के लिए सपोर्ट ऑफिस की ज़रूरत होती है, कॉल सेंटर्स की ज़रूरत होती है। तो ये कंपनी इनको इस प्रकार के ऑफिस स्पेसेस डिज़ाइन करके देती है और डिज़ाइनिंग भी खुद करती है और उनको रेंट पे भी खुद ही प्रोवाइड करती है। तो इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी मुझे पसंद आया, जो आने वाले वक्त में परफॉर्म कर सकता है। तो हम थोड़ा समझते हैं कि ये कंपनी जो है, इसके क्या क्या बिजनेस सेगमेंट है। सबसे पहला है ऑफिस बिजनेसेस। ये कंपनी स्टार्टअप्स को, स्मॉल एंटरप्राइजेस को, बड़ी बड़ी कंपनियों को रेंट पे स्पेसेस प्रोवाइड करती है। 7 सिटीज़ में ये प्रेजेंट है। इनके पास 57 साइट्स हैं और तकरीबन 2.25 मिलियन स्क्वायर फीट का ये एसेट्स मैनेज फिलहाल कर रहे हैं। तो सेकंड इनका बिजनेस मॉडल आता है इंटीरियर डिजाइनिंग का। आपने सपोज कोई ऑफिस रेंट पे ली है, तो उसके अंदर का इंटीरियर डिजाइनिंग एज पर योर बिजनेस रिक्वायरमेंट ये लोग करके देते हैं और वो अपने एक सब्सिडरी के थ्रू करके देते हैं। इन्होंने रिसेंटली Q1 में कोफोर्ज, जो एक लिस्टेड कंपनी है, उनके लिए 1 लाख स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट पूरा इंटीरियर डिजाइनिंग करके दिया है। इनके पास TCS से तकरीबन 75 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। शारदा, धूमल यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी ये लोग काम कर रहे हैं। उनके पास 100 करोड़ के एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर नेगोशिएशन में है। 7.5 टाइम्स का रेवेन्यू जंप इनके अंदर FY24 में देखा गया है, जब से इन्होंने इस सब्सिडरीज को अपने अंदर मर्ज किया है। तो तीसरा इनका बिजनेस सेगमेंट है फर्नीचर का। ये कंपनी जो है, मैन्युफैक्चर भी करती है और ट्रेड करती है फर्नीचर। अब ऑब्वियसली ये लोग ऑफिस बना के दे रहे हैं, तो उसके अंदर ऑफिसेज के अंदर फर्नीचर की रिक्वायरमेंट होगी, इंटीरियर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सब अपनी एक ही अलग अलग सब्सिडरी कंपनीज के थ्रू एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और आप देखोगे कि इस सब्सिडरी ने रिसेंटली एक अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने का परमिशन भी ग्रांट कर लिया है पुणे के अंदर, जिसके अंदर इस साल 24 सितंबर 2024 से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और इसके अंदर 300 तरीके के यूनिक SKU हैं, जो मार्केट में लॉन्च हो जाएंगे कंपनीज के लिए। 25 से 30 हज़ार एवरेज स्क्वायर फीट की साइज ये लोग रेंट करते हैं। 3 साल का इनका लीज पीरियड रहता है। इनका क्लाइंट बेस अगर आप देखो, तो आपको मेजोरिटी स्टार्टअप या बड़ी बड़ी टेक कंपनीज दिखाई देगी। अमेजोन, गोदरेज, कारट्रेड, ये सब स्टार्टअप कंपनीज है, कुछ NBFCs है। करंट ईयर के पहले क्वार्टर में इनकी कैपेसिटी अंडर डेवलपमेंट, मतलब सीटिंग कैपेसिटी, जितनी सीट्स ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तकरीबन 47,000 सीट्स और तकरीबन 40,000 सीट्स इनकी ऑपरेशनल थी। और सारी की सारी कैपेसिटी आप देखोगे लगभग फुल्ली यूज्ड है। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्पेस वेस्ट जा रही हो। कंपनी अपने पूरी की पूरी कैपेसिटी ऑपरेशनल यूटिलाइज भी कर रही है। इसका मतलब इस कंपनी में डिमांड ज़्यादा है। तो करंट क्वार्टर में देखें तो Q1 में ही इन्होंने अपना जो लीज होल्ड एरिया है, वो 3 लाख स्क्वायर फीट कर दिया है। जो ऊपर हमने देखा था तकरीबन 2,25,000 स्क्वायर फीट था, वो उन्होंने बढ़ा के 3 लाख स्क्वायर फीट कर दिया है, जिसके अंदर उन्होंने 7,000 नई सीट ऐड करी है 4 सिटीज़ के अंदर और नए 7 सेंटर्स इन्होंने एक्सपेंड किए हैं। और रिसेंटली पुणे में भी इन लोगों ने 80,000 स्क्वायर फीट की एक नई प्रॉपर्टी एक्वायर की है, जो कि लीजिंग बिजनेस मॉडल में यूज़ होगी, जिसका एक्सपेक्टेड है कि ये बिजनेस इसको तकरीबन 15 करोड़ का रेवेन्यू ला के देने वाली है।
और इस साल के एंड तक ये टारगेट कर रहे हैं तकरीबन 65,000 सीट्स। जो हमने ऊपर देखा तकरीबन 45,000 सीट्स थे, वो बढ़ के इनका टारगेट है 65,000 सीट्स तक जाना। और ये एम कर रहे हैं 4 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा स्पेस ये ऐड करें पुणे, नोएडा, हैदराबाद, और अपनी कैपेसिटी 92,000 तक ले जाने की इनकी टारगेट है अगले 2 साल में। तो आप करेंटली समझिए, अभी करेंटली हमने देखा इनकी कैपेसिटी तकरीबन 43,000 है, जो कि तकरीबन 90% यूज्ड है। अब ये बढ़ा के इसको 96,000 तक ले जाना चाह रहे हैं। मतलब आप देख सकते हैं मोटा मोटी सीधा सीधा 2x का जंप ये लोग टारगेट कर रहे हैं अगले 2 ईयर्स के अंदर। तो कंपनी में अच्छा डिमांड है तभी ऐसा कर रहे हैं, और कंपनी काफ़ी पॉजिटिव है इसके ऊपर, और ये बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि आने वाले टाइम में काफ़ी डोमिनेट करने की काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटीज इसमें दिखाई दे रही है। और यही नहीं, कंपनी ने जुलाई के अंदर एक कंपनी को 51% एक्वायर किया था जिसका नाम था बिग बॉक्स वेंचर प्राइवेट लिमिटेड। और ये बिग बॉक्स वेंचर प्राइवेट लिमिटेड पुणे जैसी शहर में तकरीबन 3,000 प्लस सीट ये मैनेज करती थी। इन्होंने इसको तकरीबन 51% खरीद के अपनी सब्सिडरी बना लिया है। और हमने जो ऊपर देखा, मैंने जो इनकी फर्नीचर फैसिलिटी को अप्रूवल मिला है, उस अकेले फर्नीचर फैसिलिटी से ये टारगेट कर रहे हैं कि इस साल 50 से 75 करोड़ का रेवेन्यू, और पूरे साल 2026 के अंदर तकरीबन 300 से 250-300 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू सिर्फ इस बिजनेस से आने वाला है। तो काफ़ी पॉजिटिव है कंपनी के लिए। अभी हम कंपनी की थोड़ी मैट्रिक्स देख लेते हैं। कंपनी लिस्टेड कंपनी है बीएसई पे। इसका तकरीबन मार्केट कैप 2500 करोड़ का है, 512 का इसका करंट प्राइस है, बुक वैल्यू 100 की है, पी ठीक ठाक है, आरओसी तकरीबन 20% का है, और आरओई भी 20% का है। तो कंपनी के प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे बात करो, 2023 में 100 करोड़ का रेवेन्यू, 24 में 4 गुना जंप, 4x का जंप है, 400 करोड़ के पार रेवेन्यू जा चुका है, और पिछले 12 महीने में इन्होंने 500 करोड़ का सेल ऑलरेडी कर दिया है। ऑपरेटिंग मार्जिन मुझे बहुत पसंद आया, 54%, 40%, 40%, मोर देन 40% एवरेज रेवेन्यू इन्होंने पिछले 18 महीने में मेंटेन की है। प्रॉफिट देखो, 4, 60, 100, 40 करोड़ पे 60 करोड़ का प्रॉफिट, 530 करोड़ पे 100 करोड़ का प्रॉफिट, तकरीबन 20%, ये 18 से 20% का नेट प्रॉफिट कंपनी घर लेके जा रही है। कंपनी का ईपीएस भी देखो, 11, 18 ग्रोथ हो रहा है, तकरीबन डबल हो गया ईपीएस। और कंपनी डिविडेंड फिलहाल नहीं दे रही है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि सारा पैसा कंपनी अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट में और कैपेक्स में ही लगा रही है, इसका ये मतलब होता है। अब हम चलेंगे बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे आप देखो, रिजर्व्स बहुत तगड़े, 60 करोड़, 40 करोड़। टोटल बैलेंस शीट की साइज आप देखो, टोटल बैलेंस शीट की साइज है 950 करोड़ पकड़ लो, जिसके अंदर आधे से ज़्यादा फंड कंपनी का खुद का है। आप देखोगे कंपनी में थोड़ी सी बोरोविंग है, अब बोरोविंग थोड़ी सी रहने ही वाली है, क्योंकि इनका थोड़ा एसेट मॉडल वाला बिजनेस है। और जो बोरोविंग आप देखो, यहाँ पे जंप है। और लीज लाइबिलिटी वाली इनकी बोरोविंग ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे इनको रेवेन्यू आएगा ये लीज लाइबिलिटी यहाँ से पे करके अपनी डेट को मैनेज करेंगे। सिमिलरली अगर आप नीचे आओ तो एसेट्स में आप देखोगे, फिक्स्ड एसेट्स कंपनी ने बिल्डिंग में और लैंड में दोनों में एडिशन किए हैं ईयर ऑन ईयर। कंपनी के पास अदर एसेट्स में आप देखो तो कैश तकरीबन 18 करोड़ का है, और पिछले 6 महीने में 20 करोड़ का कैश है। तो मोर और लेस बैलेंस शीट मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी, वेल बैलेंस्ड है, बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, जो भी डेट है वो कंपनी अल्टीमेटली लीज रेंटल से ही चुकाने वाली है। तो अब कैश फ्लो की आप बात करो, 2023 में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नेगेटिव था, लेकिन 24 में पॉजिटिव हो गया। इन्वेस्टिंग में आप देखो, कंपनी ने 2023 में भी एसेट्स खरीदे, और 24 में तकरीबन 5 गुना ज़्यादा एसेट्स खरीदे हैं कंपनी ने, जो पूरा का पूरा कैपेक्स और फ्यूचर के लिए ही दिखाया गया है। बोरोविंग्स देखो, कंपनी ने 2023 के अंदर बोरोविंग की है 70 करोड़, यहाँ पे थोड़ी सी कम बोरोविंग की है। और अदर फिनेंसिंग आइटम जो आपको दिख रहा है, ये वही है जो लीज लाइबिलिटीज वाला था, जो कंपनी ने न्यू प्रॉपर्टीज एक्वायर की होगी ऑन लीज फॉर एक्सपेंडिंग इट्स बिजनेस, तो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर ने लगातार अपना स्टेक जो है 76% से कम करके 45 ले आए हैं, और डीआईआईज ने भी अपना कुछ स्टेक यहाँ पे इंक्रीज किया है पिछले 3 क्वार्टर्स के अंदर। एफआईआईज भी थोड़े प्रेजेंट हैं, और मोटा मोटी ये जो आपको डिक्लाइन दिख रहा है शेयर होल्डर्स का, प्रमोटर से शेयर ट्रांसफर होकर पब्लिक के पास गए, तो इससे आपको कभी घबराने की जरूरत नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि प्रमोटर जब भी अपना स्टेक डाइल्यूट करे तो कंपनी खराब होती है। तो अब हम अगर कंपनी का प्राइस चार्ट देखें और थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करने की ट्राई करें, तो आप देखें कंपनी ने जनवरी 2023 से लगातार एक अपमूव दिया है,
होल्ड किया है, अप मूव दिया है, थोड़ा सा करेक्शन आया, फिर अप मूव दिया, फिर करेक्शन आया और फिर अभी अप मूव देने की कंडीशन में ये दिख रहा है। मैं आपको उसका डेली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे हम इसको अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखिए बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन। ये जो पूरा रीज़न था, ये पूरा कंसोलिडेशन का रीज़न था। यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, वॉल्यूम्स भी हैं, अगेन वॉल्यूम्स हैं। रिसेंटली कंपनी थोड़ी सी डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा डिक्लाइनिंग से कंसोलिडेशन फेज में है और एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। लेकिन वॉल्यूम्स आप देखो, हर बाइंग पे अच्छी वॉल्यूम आई है, लेकिन जब भी सेलिंग आई है, सेलिंग के टाइम आप वॉल्यूम देखो इतने खास नहीं है। अगेन रिसेंटली यहाँ पे आप देखो एक बहुत बड़ा वॉल्यूम बार देखा गया है, जो आई थिंक इस साल का हाईएस्ट है। तो अगेन इट शोज कि कंपनी इस पैटर्न के बाहर निकलने का ट्राई कर रही है और आगे अप मूव इसमें देखा जा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट कंपनी का तकरीबन 440 के पास है और उसके बाद थोड़ा लॉन्ग टर्म और मीडियम सपोर्ट कंपनी का 350 का है, जो कि ये एरिया है। यहाँ से लोगों ने एंटर होना चालू किया है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स दिख रहे हैं। वीकली चार्ट पे अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी ने रिसेंटली यहाँ से अपना अपमूव शुरू किया था, 2024 के अंदर ऊपर गया, थोड़ा करेक्ट हुआ। अगेन ये जो इनका रेजिस्टेंस था ये इसने यहाँ तोड़ा है विथ वॉल्यूम्स और एक अपमूव दिखाया है। और सिंस जुलाई ये कंपनी थोड़ी सी डाउन ट्रेंड में थी, लेकिन वॉल्यूम्स नहीं थे। हर बाइंग पे आप देखो, बाइंग पे अच्छी वॉल्यूम आ रही है और जो प्रीवियस ब्रेकआउट जोन था वहीं पे आके इसने रिटेस्ट भी किया है और अभी निकलने की ट्राई कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बेट आपके लिए हो सकता है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अपनी स्टडी के बाद ही इन्वेस्ट करना। मेरे हिसाब से इस कंपनी का इमीडिएट स्टॉप लॉस या फिर आप सपोर्ट कह दो 400 का बनता है, जो कि करंट प्राइस से तकरीबन 20% का है। और अपसाइड में इसके अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सबसे पहले ये वाला जो कि है 600, उसके बाद ये वाला जो कि है 750। ये मैं मीडियम टर्म में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में प्राइस अब जैसे जैसे आपको कंपनीज के रिजल्ट्स, कंपनी के मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस जैसे जैसे दिखती रहेगी, वैसे वैसे आप डिसीजन लेके ट्रेल करेंगे या ऐड करेंगे, वो आपके ऊपर है। तो दोस्तों ये थी हमारे लिए फर्स्ट कंपनी EFCIL, जिसकी डिटेल हमने एनालिसिस करी है, फंडामेंटल से लेके मैनेजमेंट की व्यू से लेके चार्ट्स तक। अभी आपके ऊपर है, आपको अपने एडवाइजर से कंसिडर करके ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कंपनी नहीं है, कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी यूनिक है और आने वाले स्पेस में डोमिनेट कर सकता है, इसलिए मैं इसे पर्सनली तो पिक करने ही वाला हूँ। बाकी हम देखते हैं अगला स्टॉक जो आपके लिस्ट में होना चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस दिस दिवाली।